Hello everyone, I am Pooja Raut and welcome back to CUET by Ada 24/7। So student, आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग बच्चा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हमारी थर्ड डे है बच्चा, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET 2023 की तैयारी? गुड इवनिंग सारे ही बच्चों को, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है CUET 2023 की तैयारी? फटाफट से मैसेज करके बता दो, फटाफट से मैसेज करके बता दो सेशन में कि मैम ऑल वेल। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। ऑल गुड इवनिंग। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चा। CUET 2023 के इकोनॉमिक्स डोमेन में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चा हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारे CUET एग्जाम 2023 के लिए बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। जो हिंदी बच्चे मीडियम के हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए भी बच्चा अब हम लोग क्वेश्चन लेके आए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनी सप्लाई इंक्लूड करता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल डिपॉजिट इन बैंक्स, ओनली डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, ओनली टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स एंड करेंसी विद द बैंक। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मनी सप्लाई इंक्लूड करती है स्टूडेंट्स। किसको इंक्लूड करती है मनी सप्लाई? देखते हैं कौन देता है सबसे पहला आंसर। मनी सप्लाई इंक्लूड करती है, तो मनी सप्लाई किसको करती है? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करती है। इसके साथ साथ करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। ठीक है, जो करेंसी पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है, एक वो करेंसी इंक्लूड होती है, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं बैंक्स में, उसको इंक्लूड करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा बच्चा बी। ठीक है, मनी सप्लाई सिर्फ दो ही चीजों को इंक्लूड करती है, ये ध्यान रखना। मनी सप्लाई, अगर मेजरमेंट की बात नहीं हुई, सिर्फ क्वेश्चन से पूछा जाए तो फर्स्ट है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, पब्लिक ने जो करेंसी हेल्ड कर रखी है, उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट है ना, सेकंड पे डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा बी, है ना? हाँ, बी इज अ राइट आंसर स्टूडेंट्स, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स डैश टेंडर। करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो होता है, कौन सा टेंडर है? कौन देखते हैं कौन देता है इसका सबसे पहला आंसर। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, करेंसी नोट्स और कॉइन्स में क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा मैम? लीगल टेंडर होता है करेंसी नोट्स और कॉइन्स का, है ना? कौन सा टेंडर होता है? लीगल टेंडर, यानी गवर्नमेंट जिसको, भाई जिस नोट और कॉइन को गवर्नमेंट कह देना कि भाई आज से ये नोट और कॉइन जो है वो मनी है, सो बच्चा उसी टाइम से वो क्या हो जाएगी? मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, वही मनी होगी। अच्छा, ऐसा क्यों है मैम? कि गवर्नमेंट क्या करती है? लीगली किसी को क्या देती है? लीगली किसी को टेंडर देती है। भाई लीगली किसी को बोलती है कि भाई ये क्या है, ये जो है हमारी करेंसी में काउंट होगी। जैसे डीमोनेटाइजेशन के साथ उस टाइम क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो पुराने 500 रुपीज के जो नोट्स थे और 1000 रुपीज के जो नोट्स थे, उन पे से लीगल टेंडर हटा दिया था। गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि भाई ये आज से रुपए नहीं है, इनको हम लोग करेंसी में काउंट नहीं करेंगे। उनके बाद में उनका लीगल टेंडर खत्म हो गया था और नए 2000 के नोट और बच्चा नए 500 के नोट्स आए थे। गवर्नमेंट ने उन्हें लीगल टेंडर क्या करा था? एक्सेप्ट किया था, उनको डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद में बच्चा वो क्या हो गए? एज अ करेंसी काउंट होने लग गए। सो मैम, करेंसी नोट्स और कॉइन्स में क्या होता है? लीगल
लीगल टेंडर होता है। अब देखना, लीगल टेंडर होता है, इनकी भी एक क्या होती है बच्चा, लिमिटेशन होती है। अगर हम करेंसी नोट्स की बात करें, करेंसी नोट्स, तो करेंसी नोट्स, जो भी नोट्स होते हैं ना, किसी भी टाइप के नोट्स, अगर 2 रुपए का भी है, 5 रुपए का भी है, 10 का भी है, और अगर हम बात करें 50 रुपए का भी नोट है, उन सब का जो लीगल टेंडर होता है ना, लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट ने जिसको डिक्लेयर कर दिया कि ये नोट है, वो नोट है। अब बच्चा मतलब वो करेंसी है, बट करेंसी नोट का जो लीगल टेंडर होता है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, यानी कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है ना। हम लोग कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन करना है, हम नोट के थ्रू कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है करेंसी नोट्स का। वही जो कॉइन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन कॉइन्स का क्या होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर होता है ना, लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक ही इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ट्रांजेक्शन ये एक सर्टेन लिमिट तक एक्सेप्ट करेगा कोई भी पर्सन है। अगर उस सर्टेन लिमिट से ज्यादा एक्सीड होता है तो ये एक्सेप्ट करने से, जो पर्सन है वो एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, और उनके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर होता है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे बच्चा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ आपको कि क्या करना है, डेट्स को पक्का याद कर लेना है, क्योंकि डेट्स में से पिछली बार इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, यानी जो मैच वाले जो क्वेश्चन होते हैं या करेक्ट पेयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। From the following given set of a statement, column A and B, choose the correct pair of statement. हमें correct pair को choose करना है। Okay. Export of a goods and services, excess of a export of goods over the import of goods. Export of goods and services में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई एक्सपोर्ट जो हो रहा है गुड्स का वो ज्यादा हो रहा है, किससे, इंपोर्ट से ज्यादा। ओके, ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ अ इनविजिबल आइटम। ओके, नेक्स्ट है करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिकॉर्ड एज अ पॉजिटिव आइटम इन अ बीओपी अकाउंट, एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा बच्चा डी। डी यानी डी का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे एक्यूरेट कॉम्बिनेशन है, करेक्ट पेयर को बताता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है भाई, हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं फॉरेन कंट्री में, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड जो है वो एक्सेस है किससे, इंपोर्ट से। मैम ये तो ट्रेड सरप्लस बता रहा है, ये तो ट्रेड सरप्लस बता रहा है ना। इनविजिबल आइटम, मैम इनविजिबल आइटम में तो सर्विसेज होती है, ट्रेड सरप्लस थोड़ी ना आता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू, फॉरेन एक्सचेंज क्या बताता है हमें, फॉरेन एक्सचेंज क्या बताता है, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। फॉरेन एक्सचेंज क्या बताता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या रेफर्स करता है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन अ टर्म ऑफ गोल्ड इन अ डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ वन करेंसी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट टू द अदर करेंसी, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, एंड नन ऑफ द अबाव। क्या होगा करेक्ट आंसर, फॉरेन एक्सचेंज रेफर करता है, किसको रेफर करेगा फॉरेन एक्सचेंज, क्या होगा, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन अ इंटरनेशनल मनी मार्केट, या फिर प्राइस ऑफ वन करेंसी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री। नो मैम, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। कि एक कंट्री की जो प्राइस है भाई, एक कंट्री की जो करेंसी की प्राइस है वो अदर कंट्री की करेंसी के कंपेयर में कितनी होगी मैम, यही क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है। और जिस रेट पे एक्सचेंज होगा वो क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी।
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? टोटल कंजप्शन से टोटल इनकम के बीच का जो रेशियो है स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे उसको? एमपीसी, एमपीएस, एपीसीयू या एपीएस? बताओ बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। क्या कहेंगे? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम, सी अपॉन में वाई। किसका फॉर्मूला है? एपीसी का फॉर्मूला है ना मैम, एपीसी का फॉर्मूला है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एपीसी होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो किसके बीच का रेशियो है? टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम के बीच का रेशियो है कि इनकम में से हम लोग कितना पोर्शन जो है एज अ कंजप्शन में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? सी इज द राइट आंसर। अच्छा, एपीसी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। एपीएस क्या है मैम? टोटल कंजप्शन, सॉरी टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच का रेशियो है ना, कि इनकम में से हम लोग कितना सेविंग कर रहे हैं, वो हो गया हमारा एपीएस, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एंड एमपीएस और एमपीसी क्या है? एमपीसी के बारे में समझते हैं। एमपीसी क्या है बच्चा? एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो क्या बताता है? जो बताता है कि एक पर्सन है, अगर उसकी इनकम चेंज हुई है तो उससे उसका कंजप्शन कितना चेंज हुआ होगा, है ना। प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को बताता है, प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को बताता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, है ना। सी इज अ राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मस्त क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देना, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? इन अ सिचुएशन ऑफ एस इज लेस देन आई, क्या हो रहा है? सेविंग जो है स्टूडेंट, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। किससे? इन्वेस्टमेंट में। सेविंग इज अ लेस देन इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग कम है मैम, सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब क्या बता रहा है? लोगों के पास सेविंग कब कम करता है कोई भी पर्सन? जब लोगों की इनकम कम हो, है ना। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो सेविंग अपने आप बढ़ने लग जाती है, जब लोगों की इनकम कम होती है तो सेविंग अपने आप कम होने लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेविंग क्या हो रही है? कम हो रही है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? एक्सपेंडिचर कम हो रहा है सेविंग में, हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर, फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग, है ना। एंड राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू इन्वेस्टमेंट। क्या हो रहा है? जो भाई एक्सपेंडिचर कम हो रहा है सेविंग से, वो कम हो रहा है, और मैम इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैम क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ रहा है, और मैम एग्रीगेट सप्लाई जो है वो भी कम हो रही है। देखो, लोग सेव कम कब कर रहे हैं? जब वो लोग क्या कर रहे हैं? कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। जब लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे मतलब एग्रीगेट डिमांड उसका बढ़ेगा और एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, है ना। दोनों ही कंडीशन इसमें होगी, बोथ ए एंड सी इसमें करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, हाँ, बोथ ए एंड सी करेक्ट आंसर है बच्चा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Autonomous investment refers to investment which is depend on a level of income in the economy. Autonomous investment refers to investment which is depend on a level of consumption in an economy. Autonomous investment refers to investment which is independent of the level of income in the economy, and autonomous investment refers to investment which is depend of the level of consumption in the economy. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? करेक्ट बताना है ना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज डिपेंड ऑन अ
लेवल ऑफ इनकम इन अ इकोनॉमी। भाई ऑटोनोमस चीज आ जाती है तो किस पे भी डिपेंडेंसी नहीं रहती है, चाहे वो ऑटोनोमस कंजप्शन हो, चाहे वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज डिपेंड ऑन अ लेवल ऑफ कंजप्शन इन एन इकोनॉमी। नो, autonomous investment refers to investment which is independent of the level of income in an economy। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल भाई, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि डिपेंड नहीं होता है इनकम पे इस इकोनॉमी में, तो वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से बताओ। फर्स्ट IPR, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर इन 1956। ये एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर हुई थी 1956 में। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो डिक्लेयर हुई थी 1947 में हुई थी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी 1959 में। और डी कह रहा नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी सी डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट आईपीआर कब आया था मैम, 90 आईपीआर कब आया था, आईपीआर आया था 1948 से स्टार्ट हुआ था, बट बन कब गया था, डिक्लेयर कब हो गया था, 1947 में हो गया था। करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1947 में 8 में ही बन गई थी, 47-48 में ही बन गई थी। 56 में तो सेकंड आई थी मैम, 56 में जो कि इंपोर्टेंट थी, सेकंड आई थी 1956 में, सेकंड आई थी, ना कि फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ डैश कमेंस्ड इन द ईयर 1956 किसका था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1956 में आया, कौन सी कंट्री का आया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में किसका आया था मैम, पाकिस्तान का आया था। इंडिया का कब आया, अब बताओ इंडिया का कब आया। इंडिया का आया था 1951 to 56, है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड 5 ईयर प्लान इसके बाद में स्टार्ट हो गया था। ओके, चाइना की बात करें तो चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, चाइना का आया था 1953 में। एंड लास्ट जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसका आया था, पाकिस्तान का आया था 1956 में आया था मैम। पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान है उसको मीडियम टर्म 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है ना, याद रखना, मीडियम टर्म 5 ईयर प्लान। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, यस बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, The kind of unemployment in which workers seem to be working but its contribution to production is negligible is called। भाई इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें क्या लगता है कि भाई वर्कर जो है काम कर रहा है ना, वर्कर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, बट क्या होता है कि भाई उसका जो प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर उसका कंट्रीब्यूशन है। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या कहते हैं, सीजनल, डिस्गाइज्ड, इंडस्ट्रियल या फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहेंगे बताओ। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे मैम, या फिर इसको क्या कहेंगे, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ओके, जिसमें क्या होता है, किसी भी एक चीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज लगे होते हैं, है ना, रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा लोग लगे होते हैं,
बट भाई उसमें से आधे लोग का कंट्रीब्यूशन ही रहता है, आधों का नहीं रहता है ना। आधों को निकाल भी दिया जाए ना तो प्रोडक्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मैम। इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, है ना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बच्चा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? जीएसटी इज अ गेम चेंजिंग रिफॉर्म फॉर इंडियन इकोनॉमी। स्टेटमेंट 2 है जीएसटी हैज रिमूव्ड द कास्टिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आराम से पढ़ो, आराम से समझो इस क्वेश्चन को एंड देन आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। यस मैम, जीएसटी क्या था इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्या था, एक तरह से गेम चेंजिंग था, है ना। एक तरह से ये गेम चेंजिंग रिफॉर्म के फॉर्म में ही आया था जीएसटी। और इससे क्या हुआ, जो भाई पहले बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भरने पड़ते थे, तो इससे ना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, जो कास्टिंग इफेक्ट है ना वो रिमूव हुआ। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? ट्रू है, बोथ आर ट्रू। बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, है ना। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12। Household sell labor and get wages in return. Firm sells product and get profit in return. बताओ। क्या होगा इसका आंसर? तो हम कहेंगे मैम बोथ आर ट्रू। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर जो है लेबर्स देता है, ठीक है। हाँ, लेबर्स मतलब लेबर्स की जो सर्विसेज है वो सेल करता है। सेल मतलब सर्विसेज देता है और बदले में क्या लेता है बच्चा? वेजेस लेता है ना। बदले में क्या लेगा? वेजेस लेगा रिटर्न में। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि फर्म जो है प्रोडक्ट को सेल करेगी और बदले में वो प्रॉफिट अर्न करती है। एक मिनट, हाउस होल्ड सर्विसेज देता है ना कि लेबर देता है ना, वो प्रोडक्शन सर्विसेज देता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन सर्विसेज देता है ना कि वो लेबर पे करता है ना। लेबर को सेल कैसे करेगा? वो लेबर सर्विसेज को सेल करता है ना। लेबर को सेल नहीं करता, लेबर सर्विसेज को सेल करता है। लेबर सर्विसेज, है ना, लेबर सर्विसेज को सेल करेगा। हाउस होल्ड सेल लेबर्स नहीं, लेबर सर्विसेज होगा। गेट वेजेस इन अ रिटर्न, है ना, लेबर सर्विसेज होगा ना कि लेबर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोथ आर ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू, है ना। सेकेंड ही ट्रू है क्योंकि फर्स्ट में तो लेबर, डायरेक्ट लेबर को कैसे सेल कर सकते हैं, है ना। हाँ, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेम द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिव बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड विद अ मोटिव ऑफ अ जनरल वेलफेयर। ऐसे इकोनॉमिक असिस्टेंस के बारे में बताना है जो कि गवर्नमेंट देती है फर्म और हाउस होल्ड को, ताकि जनरल वेलफेयर का जो मोटिव है वो पूरा हो सके। ऐसा कौन सा इकोनॉमिक असिस्टेंट है? कौन सा इकोनॉमिक असिस्टेंस है? टैक्सेस, रेंट, सब्सिडी या रेमिटेंस? क्या होगा? सब्सिडी। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर।
कि भाई हाउस होल्ड, देखो सब्सिडीज जो है वो हाउस होल्ड को भी मिलती है, फर्म्स को भी मिलती है, और ये जनरल वेलफेयर के लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट, किसको, यहाँ पे फर्म और हाउस होल्ड को। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से आंसर दे दो क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। दो दोस्त हैं मीरा और सिंधु, है ना, जो क्या कर रही है, एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रही है। अंडर दिस सिस्टम दिस द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई। जिसमें वो क्या कह रही है कि भाई ऐसा सिस्टम है जिसमें जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है और डिसाइड होती है किसके बेसिस पे बच्चा, मार्केट फोर्स के बेसिस पे, डिमांड या सप्लाई के बेसिस पे। However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within the specific rate. इसके अलावा deliberate effort जो है वो भी करती है, जो competent authority है वो deliberate effort करती है और exchange rate को एक specific range के within ही रहने देती है, एक within एक्सचेंज स्पेसिफिक रेंज है उसी में रहने देती है। तो बच्चा ये जो यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं जिस एक्सचेंज रेट की, वो एक्सचेंज रेट कौन सी है, कौन सी है, दोनों जिस एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्सचेंज रेट कौन सी है। कौन सी है, फिक्स एक्सचेंज, फ्लोटिंग एक्सचेंज, मैनेज फ्लोटिंग या मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज, क्या होगी, मैनेज फ्लोटिंग, जिसमें क्या होता है, इस तरह से मैम फ्लोट होती है हमारी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड कैसे होगी, मार्केट फोर्स से ही होती है, मार्केट फोर्स से होती है ना, मार्केट फोर्स से, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होती है, बट एक स्पेसिफिक लिमिट पे होती है। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है ना, उस स्पेसिफिक लिमिट का ध्यान रखता है कि एक्सचेंज रेट इस स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा नहीं जो है क्रॉस कर सकती है ना। तो ये क्या हो गई, मैनेज फ्लोटिंग, और मैनेज फ्लोटिंग का एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज अ राइट आंसर। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने इतने ही क्वेश्चन किए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके, सो स्टूडेंट, आप सभी के लिए अडा 24/7 लेके आए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। वो खुशखबरी ये है कि आप सभी स्टूडेंट के लिए महापैक अवेलेबल है विथ बुक और विदाउट बुक के साथ। विथ बुक के साथ बच्चा महापैक में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और ई बुक्स भी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जो बुक मिलने वाली है बच्चा वो हार्ड कॉपी में मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, जिसमें 1000 आवर्स की 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, एज वेल एज आपको 180 जो है ई बुक्स मिलेंगी और बच्चा 375 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो फटाफट से जाना है और फटाफट से इनरोल करना है बच्चा महापैक में। आप विद बुक भी कर सकते हो, विदाउट बुक भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे एक नया लेटेस्ट बैच निकला है बच्चा, वो है समर बैच 2.0, जिसका लिंक आपको वीडियो का जो हमारा जो चैट बॉक्स है वहां पे आपको दिख रहा होगा पिन करा हुआ। आप वहां पे जाकर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इनरोल हो सकते हो समर्थ बैच में। समर्थ बैच और महा बैच में बच्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा 17% का। ये 17% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जब आप कोड यूज करोगे Y490। सो जल्दी से जाना है, जल्दी से हमें इनरोल करना है महापैक में, या फिर बच्चा हमें इनरोल करना है किसमें, समर्थ बैच। फटाफट से जाके इनरोल करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल। बाय बच्चा भाटी, बाय।